नमस्कार। विभाग विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की एक चर्चित खबर पर, बल्कि एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारत देश के बुद्धिजीवियों को ही नहीं, आम लोगों को भी चर्चा के लिए विवश किया है। जी हाँ, और वह यह कि भारत देश अपने संविधान से चलेगा, उस भारतीय संविधान से जिसे हमने स्वीकार किया है, या फिर एक विशिष्ट विचारधारा को थोपने का प्रयास करने वाले जो लोग अब यह कहने लगे हैं कि देश में दो संविधान है, एक हमारा भारतीय संविधान जिसे हम संचालित हैं, दूसरा एक धर्म का संविधान। यह एक नई बहस छेड़ दी गई है और यह बड़ा विचित्र है, बल्कि दुखद कहेंगे। इन दिनों, हाल के दिनों में देखें तो देश में जो मूल समस्याएं हैं जिससे आम जन त्रस्त है या सीधे सीधे प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, उन समस्याओं पर चर्चा नदारद है। कमर तोड़ महंगाई, बल्कि कमर तोड़ क्या, पूरे शरीर को जब तोड़ कर रख दिया है, वैसी महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, जो हर कोई चाहता है कि इससे निजात मिले। लेकिन दुखद रूप से मैं कई बार कह चुका, आज फिर दोहरा रहा हूं, हम पत्रकार, मीडिया कर्मी भी, हम में से एक बड़ा वर्ग, जो बड़ा वर्ग है, वह इस पर मौन है। उसने मौन साध लिया है। कारण चाहे जो कहा जाता है कि उन्हें मौन कर दिया गया, यह भी हो सकता है, वह एक बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन यह सच है। आज वो चर्चा क्या कर रहे हैं? अयोध्या से शुरू हुआ, राम से शुरू हुआ, रामचरितमानस से शुरू हुआ, उसके बाद धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में विभाजनकारी शक्तियों का एक उदय होना शुरू हो गया। नए नए पाखंडी बाबा खड़े हो गए। अभी कल खबर आई, याद होगा, इसके पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, पाखंडियों की आसाराम, देश विदेश में उनकी कितनी उनकी संस्थाएं थी, उन आश्रम खोल रखे थे। आसाराम को अंततः सजा मिली, हत्या के आरोप में, बलात्कार के आरोप में। वैसे ही राम रहीम थे, इस तरह से उतरे। इस बीच में एक पाखंडी नया खड़ा हो गया है, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से। उसके भी कर्तव्य देखो, पहले चमत्कार लेकर आया, नागपुर में चुनौती मिली, यहां से भाग के रायपुर गए और वहां बड़ी बड़ी बातें, टीपू सुल्तान की टोपी पहन ली और अब हट करके जूड़ा लगा लिया। इस तरह से पाखंडियों का एक हुजूम तैयार हो गया और हमारे मीडिया कर्मी चर्चा कर रहे हैं इन पाखंडियों की, इन्हें कवरेज दे रहे हैं, इन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह हुई कि कुछ खबरिया चैनलों पर देखा गया कि उनके दावों, उनके कथित दावों, चमत्कार को चुनौती देने वाले लोगों को खड़ा कराया गया और यह साबित कर दिया कि कैसे कोई चमत्कार नहीं होता है, ये सब ट्रिक है, कला है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसे हासिल किया जाता है। ऐसे लोग टेलीविजन चैनल पर सामने आकर उन्होंने प्रदर्शित किया। बावजूद इसके, जैसे मैंने क्या, मूल समस्या पर ध्यान नहीं है। इन सबों के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कल श्रीनगर में समापन हुआ। यह एक अपने आप में अद्भुत बात थी। पैदल यात्रा करना और उसे गैर राजनीतिक स्तर पर प्रचारित करते हुए लोगों से जुड़ना, यह एक संकल्प का रूप में लेकर राहुल गांधी ने जो शुरुआत की और उसका जो कल समापन हुआ, और समापन के अवसर पर राहुल गांधी ने जो संबोधन किया
उससे उनके आलोचक भी आपसी बातचीत में इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि एक नए राहुल गांधी का अवतरण हुआ है। निश्चय ही राहुल गांधी की प्रतिमा को विद्रूप करने की जो बल्कि कहेंगे एक अभियान जो चलाया गया था, और उन्हें एक नॉन सीरियस अगंभीर राजनीतिक पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन के रूप में पेश किया जाता रहा, और तो और उन्हें अज्ञानी मूर्ख साबित करने के लिए पप्पू के विशेषण से संबोधित किया जाने लगा। पप्पू है वो, पप्पू है मतलब मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है। उस राहुल गांधी ने इस पदयात्रा के द्वारा यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी गंभीरता पूर्वक देश की समस्याओं के विषय में, देश के लोगों के भलाई के विषय में, देश की सीमा सुरक्षा के विषय में, देश के उद्योग धंधों के विषय में, देश की सामाजिक स्थिति के विषय में उनकी जो जानकारी है या उन्होंने जो स्पष्ट किया, सामने लाया, वह किसी भी राजनेता को चुनौती देने के लिए काफी है। बल्कि अब तो राहुल गांधी के आलोचक, राजनीतिक विश्लेषक भी आपसी बातचीत में कहने लगे हैं कि अच्छा होता कि एक सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को खड़ा कर दिया जाता और जनता के बीच से उसी समय स्पॉट पर विषय निर्धारित किया जाता और दोनों बोलते, पता लग जाता दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कौन कितना ज्ञानी है या कौन कितना पप्पू है। लेकिन यह भी इतिहास में दर्ज हो चुका कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं जो मीडिया से भागते हैं। आज तक पिछले 8 वर्ष से अधिक हो गए सत्ता में रहते हुए उन्होंने एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, या आज तक नहीं हुआ। जबकि इसके उलट अगर देखेंगे, आप पिछली छोड़ दीजिए, इस यात्रा के दौरान हर जगह हर पड़ाव पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चर्चाएं की। यह क्या इंगित करता है? अगर मैं लोगों से बातचीत से भागता हूं, एक पत्रकार के रूप में अगर लोगों का मैं सामना नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि मुझ में कोई कमी है, कोई खामी है, मैं अज्ञानी हूं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। अगर मैं सक्षम हूं, मैं ज्ञानी हूं और विषयों का ज्ञान रखता हूं, तो मैं किसी भी परिस्थिति में लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा। लेकिन मोदी जी मीडिया से भागते हैं, चर्चा नहीं करते, और अब तो मजाक में बच्चे तक कहने लगे वो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो बात ही नहीं कर सकते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। ऐसी बातें हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए यह अपमानजनक है। ऐसी चर्चा होनी ही नहीं चाहिए किसी भी स्तर पर। लेकिन आज देश का बच्चा उससे मेरा अर्थ है कि वह जो छोटा जो अल्पायु वर्ग है वह भी इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मीडिया से बात क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने जिस प्रकार अपने को स्थापित किया, बल्कि स्वयं को स्थापित ही नहीं किया, एक सच्चाई है, इसे आप चाहे जिस रूप में ले ले, वो यह कि पिछले दिनों कांग्रेस को मरणासन घोषित कर दिया गया था, मृत्युशैया पर थी। राहुल गांधी की इस पद यात्रा ने संजीवनी का काम किया कांग्रेस के लिए, और अब वह कांग्रेस पार्टी जो मृत्युशैया पर पड़ी थी उसने करवट बदली है, उसने अंगड़ाई ली है। और अब चुनौती राहुल गांधी के लिए नहीं, बल्कि अन्य कांग्रेस नेताओं के लिए, उसका जो नेतृत्व है, निर्वाचित अध्यक्ष है, अन्य लोग हैं, कार्यकारिणी परिषद है, सब है,
उनके सामने बड़ी चुनौती है कि इसका वे राजनीतिक लाभ, बल्कि अगर और साफ कहा जाए तो चुनावी लाभ, चूंकि ये लोकतांत्रिक पद्धति में ना चुनाव के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता संभालते हैं, तो उसका अपना महत्व है। अब इस चुनावी लाभ की दिशा में कांग्रेस कैसे कदम बढ़ाती है। राहुल गांधी ने बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़े, कांग्रेस में जान तो फूटती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये एक एक कार्यकर्ता, नेता ही नहीं, एक एक कार्यकर्ता के लिए चुनौती है कि वह इसका लाभ कैसे उठाता है पार्टी हित में। और मैं यहां पुनः चिन्हित करना चाहूंगा कि एक मजबूत सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस की मौजूदगी लोकतंत्र के रक्षार्थ जरूरी है। और यहां मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, जब उन्होंने भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी की जरूरत को चिन्हित किया। बधाई उनको, धन्यवाद उनका, अभिनंदन उनका कि उन्होंने लोकतंत्र की इस जरूरत को पहचान कर लोगों के सामने अपनी भावना व्यक्त की। अब रही बात वही पुनः कांग्रेस की। यह ठीक है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो विभिन्न राजदल हैं, जिसमें अनेक प्रभावी क्षेत्रीय दल हैं अपने अपने इलाकों में, या टीएमसी हो बंगाल में, या समाजवादी पार्टी हो यूपी में, दक्षिण के अन्य राज्य हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या जेडीयू हो, ये सारी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, होनी भी चाहिए। हर राजनेता की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, जिसके कारण वह राजनीति में जब आता है तो अपने लिए मार्ग ढूंढता है। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मजबूत विपक्ष के अलावा एक सशक्त ईमानदार सत्ताधारी दल के ऊपर निगरानी रखने वाले विपक्ष की भी जरूरत है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अगर ताकत ज्यादा मिल गई, शक्ति ज्यादा मिल गई और जन समर्थन को वे अपने लिए अस्थायी रूप से जनादेश के रूप में ले ले, तो फिर तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म होता है। यह खतरा हमेशा रहता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि मजबूत विपक्ष मौजूद रहे। यह अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के लिए यह अपेक्षा की जा रही थी कि विपक्षी दल एकजुट होकर एक मंच पर आकर आगामी चुनाव में, अब तो 1 साल बचे हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। क्योंकि मैं पुनः यह दोहरा देना चाहता हूं, पहले भी कई अवसर पर कह चुका, यहां कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है। विशुद्ध रूप से एक पत्रकार के रूप में आईना दिखाने के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं, और वह यह है कि कारण चाहे जो हो, लेकिन यह हकीकत समाज में मौजूद है कि पिछले दिनों समाज में नफरत की एक बयार बही है, बल्कि बहाई गई है। समाज को धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजित करने की कोशिश की गई है, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। एक अजीब घृणा का वातावरण पैदा हो गया धर्म संप्रदाय के नाम पर। यह नहीं होना चाहिए। हमारा देश जिस संविधान से चलता है, जैसे मैंने कहा, उस संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर रखा है, और इसमें कभी किसी भी स्तर पर बदलाव नहीं हो सकता। चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है संशोधन को लेकर के कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और
यह धर्मनिरपेक्ष भारत बुनियादी ढांचे का ही अंग है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। शायद इससे बचने के लिए अभी एक राजनेता ने, सत्तारूढ़ दल से जुड़े राजनेता ने कह दिया कि देश में 2 संविधान चलता है, एक भारत का संविधान जिसे शासन प्रशासन चलता है, देश चलता है, दूसरा एक धर्म का संविधान, और वहां पर सनातन धर्म को चिन्हित किया गया। किसी को इससे आपत्ति नहीं होगी, धर्म को अपनाए। यह धर्मनिरपेक्ष भारत में सभी को अधिकार है अपनी अपनी आस्था के अनुरूप धर्म को स्वीकार करना, पूजा अर्चना करना, उस मार्ग पर चलना, इसको कोई चुनौती नहीं देगी, उनको मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अगर सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश की जाती है तो इसका विरोध स्वाभाविक है। धार्मिक आस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसे मिलाकर के, इसके घाल मिलकर आप लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकते। और चूंकि जैसे एक मजबूत विपक्ष की जो बात चली है उसकी आवश्यकता इसलिए भी हुई, यह दोहराना ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अवसर पर कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। ध्यान रखिए, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत ही क्यों कहा? क्योंकि जानते हैं कि अगर उनको असली चुनौती अगर किसी दल से मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी से मिलेगी, क्योंकि इतने दिनों दशकों देश पर शासन किया उन्होंने, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ रही, आजादी में उनका निर्णायक योगदान रहा है, बल्कि श्रेय उनको जाता है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसे कोई झूठा नहीं सकता। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर उनका संगठन मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को चुनौती अगर दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है। शायद इसी को ध्यान में रख करके, बल्कि इस खतरे को पहचान कर नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कांग्रेस मुक्त भारत का। हालांकि वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक राजनेता के रूप में कहा। हम ये मान लेते संदेह का लाभ देते हुए कि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक राजनेता के रूप में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, मान लीजिए। लेकिन यह लोकतंत्र में परस्पर प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, मौजूद रहेगी। लेकिन वैमनस्य का, धार्मिक वैमनस्य का जो वातावरण तैयार कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, उसका निषेध करना हर नागरिक का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। क्योंकि ध्यान रखें, आज धर्म की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, तो पहले मंदिर को आप सुरक्षित रखें। जब मंदिर सुरक्षित रहेगा फिर आप आपस में लड़ ले, उसका मुखिया कौन बनेगा, उसका महंत कौन बनेगा, आप उसके लड़े, लेकिन मंदिर को धराशायी नहीं होने दे। अर्थात हमारे देश की यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे मजबूत रखे, उसे ध्वस्त न होने दे। यह भारत के हित में, भारत के नागरिकों के हित में है, प्रत्येक घर परिवार के हित में, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों के हित में है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूती से कायम रहे। धर्म के आधार पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज में कोई विभाजन की रेखा न खींची जाए, और नफरत की ये जो बयार बहाई गई है, बह रही है, उस पर तत्काल अंकुश लगाते हुए पूर्ण विराम दिया जाए। तब हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा, और हम गर्व से कह पाएंगे कि हम आजाद लोकतांत्रिक भारत देश के नागरिक हैं। धन्यवाद।